दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आतंकी शाहीन की अलमारी से 18 लाख रुपए कैश मिले। कमरा नंबर 22 की अलमारी से यह कैश मिला है। 18 लाख कैश को एक साधारण सी पॉलिथीन में छुपाया गया था। इसी साल 25 सितंबर को आतंकी शाहीन ने ब्रेजा कार कैश में खरीदी थी। एनआईए जांच कर रही है इतना कैश शाहीन के पास आया कहां से। एनआईए ने शाहीन के अल-फलाह के एडमिन ब्लॉक में बने लॉकर की भी तलाशी ली है, तो तलाशी लगातार चल रही है। अभी 18 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। कमरा नंबर 22 की अलमारी, जहां उसका एकोमोडेशन था, जहां वो रहती थी, 18 लाख रुपए कैश मिले हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी जतिन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं, इस खबर को विस्तार देंगे वो। जतिन, 18 लाख रुपए कैश मिले हैं और क्या कोई दस्तावेज भी मिला है और कार्रवाई किस ओर आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले एनआईए की टीम शाहीन को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो एडमिन ब्लॉक है, जहां पर शाहीन को एक लॉकर बतौर डॉक्टर अलॉट किया गया था, उस लॉकर की जांच की गई। लॉकर की जांच करने के बाद कमरा नंबर 22 में एनआईए की टीम पहुंचती है और वहां से जब अलमारी को खंगाला गया और जांच की गई तो एक पॉलिथीन के अंदर कुछ कैश बरामद हुआ। जब उस कैश को गिना गया तो उसकी संख्या तकरीबन 18 लाख रुपए थी। उसी कमरे में शाहीन के सामने जब ये पॉलिथीन खोली गई और कैश गिना गया और बताया गया कि 18 लाख रुपए है और ये पैसा आपके पास कहां से आया, शाहीन से जब एनआईए ने सवाल पूछा तो कोई भी संतोषजनक जवाब एनआईए की शाहीन की तरफ से एनआईए को नहीं दिया गया। शाहीन लगातार ये बोलती रही कि उसकी सैलरी का ये पार्ट है और यही कारण था कि उसके बाद एनआईए की टीम जो वाइस चांसलर हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी की, उनके कैबिन में पहुंची ताकि शाहीन की सैलरी कितनी है, कितना पैसा उसे मिलता है और तमाम जो दस्तावेज है उसको खंगाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब एनआईए ने बैकग्राउंड को खंगाला तो पता लगा कि 25 सितंबर को भी शाहीन ने एक गाड़ी खरीदी थी, जिसकी तस्वीर हमने अपने दर्शकों को इससे पहले दिखाई थी कि एक सिल्वर रंग की ब्रेजा गाड़ी थी, जो कि शाहीन और मुजम्मिल उसकी चाबी लेते हुए वो तस्वीर कैप्चर की गई थी। वो भी गाड़ी, जो ब्रेजा गाड़ी थी, वो कैश में ली गई थी, यानी कि 12 से 14 लाख रुपए उस गाड़ी को खरीदने में अभी 2 महीने पहले सितंबर 25 की ये बात है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि 18 लाख रुपए अलमारी से मिलना और 12 से 14 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना, यानी कि 30 से 32 लाख रुपए, ये पैसा शाहीन के पास कहां से आया? और इन्हीं सवालों के जवाब जो है वो एनआईए हेडक्वार्टर में इस समय शाहीन से पूछे जा रहे हैं। हालांकि शाहीन की तरफ से बोला जा रहा है कि उसके दोस्तों का पैसा है। कभी वो बोलती है कि उसकी सैलरी से जोड़ के उसने कैश इकट्ठा किया। जब उससे पूछा जाता है कि ब्रेजा गाड़ी आपने कैश में खरीदी, इसके पीछे का सोर्स क्या है और वो पैसा कहां से आया, आपकी सैलरी इतनी थी और आप इतना इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो ये सवाल जवाब जो है वो किए जा रहे हैं। यही कारण है कि वाइस चांसलर से जब शाहीन का आमना सामना कराया गया तो उससे जुड़े दस्तावेज भी एनआईए ने सीज किए और इन्वेस्टिगेशन इन पैसों को लेकर की जा रही है। जी ठीक है जतिन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी अपडेट और है। फरीदाबाद मॉड्यूल पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जवाद का विदेश कनेक्शन सामने होने की आशंका है। अल-फलाह का फाउंडर है जवाद सिद्दीकी। यूके में जवाद के बेटे के नाम पर एक कंपनी है। जवाद ने बेटे को ब्रिटिश नागरिकता भी दिला रखी है। धांधली का पैसा बेटे की कंपनी में रूट करने का आरोप लग रहे हैं। जवाद के बेटे की कंपनी की जांच अब ईडी करेगी। ईडी पैसों के इन्वेस्टमेंट की भी जांच करेगी कि पैसा कहां से आया और कहां कहां लगाया गया। करोड़ों की धांधली करने का शक है। जवाद, इसका बेटा जिसके पास ब्रिटिश नागरिकता है, उसकी अपनी एक कंपनी है और वहीं पर इससे जुड़ी जांच चल रही है कि यहां से जो पैसा आता था, इस यूनिवर्सिटी से जो पैसा आता था, इसने पैसों का रूट वहां किया हुआ है, पैसे उसके अकाउंट में गए हुए हैं। अब कैसे ये ट्रांजैक्शन हुआ है, इसकी पूरी जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगा। रिमांड खत्म होने के बाद आज जो कई लोग हैं, मतलब मुजम्मिल, शाहीन, इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये एक अलग मसला है, लेकिन इसके साथ साथ अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर है, अब उससे जुड़ी जानकारी सामने आई है कि जवाद का ब्रिटेन में जवाद के बेटे के नाम पर कंपनी है। जवाद का ब्रिटेन में जो बेटा है उसके नाम पर एक कंपनी है और उसको ब्रिटिश नागरिकता भी प्राप्त है। इसके अलावा अल-फलाह से कमाए गए अवैध पैसे को ब्रिटेन भेजा है जवाद ने अपने बेटे की कंपनी में। ये आरोप भी लग रहे हैं। लोगों को गुमराह कर इसने करोड़ों रुपए कमाए थे, ये बताया जा रहा है और इसी की जांच ईडी करेगी। कंपनी में जितने इन्वेस्टमेंट हुए हैं उन सब की जांच ईडी करेगी। जो भारत से पैसा भेजा गया है, जवाद ने अपने बेटे की कंपनी में भेजा है, उसकी जांच भी ईडी करेगी। तो जतिन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। जो इसका बेटा है उसके बारे में और क्या क्या जानकारियां निकल कर आई हैं, जतिन?
बिल्कुल, देखिए दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल्फला यूनिवर्सिटी का नाम सबसे पहले आया और यही कारण है कि पहले दिन से ईडी अल्फला यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स को खंगाल रही है। आपको याद होगा कि ईडी ने 25 जगहों पर रेड्स की थी और वहां से तमाम दस्तावेज खंगाले गए। उन दस्तावेजों में यूके बेस्ड एक कंपनी का जिक्र सामने आया, क्योंकि जवाद अहमद को जब गिरफ्तार किया गया और उनसे उनके परिवार के व्यापार के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने यूके बेस्ड कंपनी को छुपाने की कोशिश की, जो हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन दस्तावेज ईडी के हाथ लगे और वो दस्तावेज बयां कर रहे हैं कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने अपने बेटे के नाम पर एक कंपनी जो है वो शुरू की। वो कंपनी यूके बेस्ड कंपनी है, क्योंकि जवाद अहमद का जो बेटा है वो यूके का नागरिक भी वो बन गया है, नागरिकता भी उसको दिलाई गई। और जो पैसा अल्फला यूनिवर्सिटी से आ रहा था उसको यूके बेस्ड उसी कंपनी के अंदर रूट करने की आशंका ईडी को है और उसी बेसिस पर आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो पैसा आ रहा था वो धोखाधड़ी का पैसा जो था वो आ रहा था। क्योंकि क्राइम ब्रांच ने जो एफआईआर दर्ज की, उस एफआईआर को जब आप पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे कि अल्फला यूनिवर्सिटी कैसे अपने स्टूडेंट्स को धोखा दे रही थी। धोखा कैसे दे रही थी? यूजीसी ग्रांट को लेकर गलत जानकारी दी गई और यूजीसी ने क्लैरिफाई किया कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को जिस पैरामीटर पर यूनिवर्सिटी खुद को दिखाती है वो पैरामीटर नहीं दिया गया। ना सिर्फ यूजीसी बल्कि नैक, NAAC, नैक ने भी अपना जो सदस्यता है उसको रद्द किया और क्लैरिफाई किया कि अल्फला यूनिवर्सिटी को जिस तरीके की ग्रांट दी जाती थी, जो परमिशन थी, वो नैक ने नहीं दी थी। तो कैसे छात्रों को गुमराह करके उनसे पैसा लिया गया और उस पैसे को जवाद अहमद ने अपने बेटे की कंपनी में रूट किया और इन्हीं एलिगेशंस पर ईडी इस पूरे मामले की बिल्कुल जतिन, और अब एक एक करके सारी परतें खुल रही हैं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है। जतिन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी अपडेट है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई, विस्फोटक खबर है ये। शाहीन, मुजम्मिल, आदिल और इरफान को आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ये चारों आतंकी 10 दिन की एनआईए के रिमांड पर हैं। रिमांड खत्म होने के बाद आज इन चारों को एनआईए कोर्ट में पेश करेगी। तो इनको 10 दिन की रिमांड मिली हुई थी, 10 दिन से इनसे पूछताछ चल रही थी। इमरान से, शाहीन से, मुजम्मिल से इनसे पूछा गया कि ये पूरा मॉड्यूल कैसे काम कर रहा था, विस्फोटक कैसे जुटाए थे, पैसा कहां से आ रहा था, और भी बहुत सारे सवाल जवाब किए गए। कैसे ये नेटवर्क तैयार कर रहे थे, ये सारे सवाल जवाब इनसे किए गए थे। अब जब रिमांड खत्म हुई है तो इनसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हो सकता है आगे की भी रिमांड एनआईए मांग सकती है। शाहीन, मुजम्मिल, आदिल, आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। ये जब रिमांड खत्म होगी तो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। चारों आतंकियों की आज फिर से अदालत में पेशी की जाएगी। और इसके अलावा ये जो आतंकी हैं 10 दिन की रिमांड पर गए हुए थे और अब हो सकता है कि एनआईए पूछताछ के लिए और ज्यादा वक्त मांगे। एनआईए फिर से रिमांड मांग सकती है इसकी। सभी आतंकियों की पूछताछ से कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था, कई सवाल जवाब किए गए हैं। वहाँ उन लोगों को कश्मीर से यहाँ लाया गया, यहाँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी ले जाया गया और भी कई तरीके से पूछताछ की गई। जतिन हमारे सहयोगी बने हुए, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। जतिन, आज इन चारों को एनआईए कोर्ट में पेश करेगी। ये पटियाला हाउस कोर्ट होगा, अगर इसके बारे में आप जानकारी स्पष्ट कर पाए, और आगे की जांच कैसे बढ़ेगी? क्या रिमांड भी मांगेगी एनआईए?